हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा टॉपिक है फ्री कंसर्न, उसका जो थर्ड पॉइंट है फ्रॉड यानी कि कपट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कपट और मिथ्या वर्णन या हम कहें फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है। यानी कि what is before studying about fraud, we will study the difference between the fraud and the misrepresentation. Now, whenever parties intend enter into a contract, they usually make some statements or we can say representation in the course of the negotiation. यानी कि अनुबंध करते समय तथ्यों का जो मिथ्या वर्णन है, ज्ञान या अज्ञानवश दोनों ही प्रकार से हो सकता है। Now, what the parties are saying, some of them relate to the material facts of the contract, while other may be representations or opinions or flourishing statements. Now, some of them are true and some others may be false. Now, the false representation may either be made intentionally or unintentionally, or we can say made innocently also. Now, the intentional false representations are termed as fraud, whereas we can say the unintentional or innocent false representations are called misrepresentation in Indian Contract Act. यानी कि हम देखते हैं कि अनुबंध करते समय तथ्यों का जो मिथ्या वर्णन ज्ञान या अज्ञानवश दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब पक्षकार ज्ञानवश अर्थात हम कहें उसको कि जानबूझकर तथ्यों का मिथ्या वर्णन करता है, झूठ बोलता है, तो उसे हम कपट कहते हैं। किंतु जब पक्षकारों के अज्ञानवश यानी कि उसे उस तथ्य की जानकारी नहीं होती है और उसकी वजह से किसी तथ्य के संबंध में मिथ्या वर्णन हो जाता है, तो वह मिथ्या वर्णन या हम कहें मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। Now, broadly speaking, now what is fraud? We will study about it. Fraud is the intentional misrepresentation or concealment of material facts of an agreement by a party to or by his agent with an intention to deceive and induce the other party to enter into an agreement. Deceive means to induce a person to believe that a fact is true which is in fact false. So we can say that fraud means and includes any of the act committed by the parties to a contract or with his we can say with his agent with an intent to deceive another party thereto, or his agent, or to induce him to enter into the contract. Now, the suggestion as to a fact of that which is not true by one does not believe it to be the true. The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. A promise made without any intention of performing it. Any other act fitted to deceive, and any such act or omission as the law specially declared to be fraudulent. ना अब कपट से तात्पर्य किसी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर महत्वपूर्ण अनुबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका मिथ्या वर्णन करना अथवा उन्हें छिपाना ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में डालकर उससे अनुबंध करने के लिए प्रेरित कर लिया जाए। जो सेक्शन 17 है उसके अनुसार जब अनुबंध का एक पक्षकार या उसकी अपेक्षा से अथवा उसके प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के उद्देश्य, यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है? धोखा देना, जानबूझकर तथ्यों को छिपाना अथवा उसको अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से
कोई कार्य करता है। ये कोई कार्य क्या क्या हो सकते हैं? किसी तथ्य में ऐसा कोई सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे उसके सत्य होने का विश्वास भी नहीं है। किसी तथ्य को जानबूझकर सक्रिय होकर छिपाना जिसका कि उसको वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा पूरा न करने के अभिप्राय से कोई वचन देना, कोई भी अन्य कार्य करना जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना है, कोई भी ऐसा कार्य या भूल जिसे राज नियम द्वारा विशेष रूप से कपट में घोषित किया गया है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अनंत बाली को जब घी बेचता है तो कहता है कि यह शुद्ध देसी घी है, जबकि वह जानता है कि यह मिलावट युक्त घी है। यहाँ पर अनंत जानबूझकर मिथ्या वर्णन करके कपट कर रहा है, यानी कि उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि यह जो घी है वह शुद्ध घी नहीं है। उसके बाद भी वह झूठ बोलकर इस तथ्य को छिपाता है और झूठ बोलकर उसको बेचता है, इसलिए यह कपट में कहा जाएगा। कपट के जो लक्षण हैं, सबसे पहला है कपट किसी पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। कपट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, यानी कि जो अनुबंध में शामिल ही नहीं है, कपट उसके द्वारा किया जाता है तो उसे कपट नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात जो ज़रूरी है वह यह है कि कपट तभी कहलाएगा जबकि कपटकर्ता को सत्य बात की जानकारी है, यानी कि जो अनुबंध में शामिल हो रहा है उसे सही तथ्यों की जानकारी है। यदि कपटकर्ता जो जानता है वही वह कहता है तो वह कपट नहीं माना जाएगा और वह क्या हो जाएगा? मिथ्या वर्णन हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से अनुबंध कपट में माना जाता है, वह है कि कपट का उद्देश्य धोखा देना होता है। किसी झूठ बात को कपट तभी कहा जा सकता है जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को जानबूझकर धोखा देना है। किसी एक पक्षकार के अज्ञानवश दूसरे पक्षकार को कुछ हानि होती है तो उसे कपट नहीं कहा जाता है। ये क्या हो जाता है? यह मिथ्या वर्णन हो जाता है। इसी तरह से असत्य बात को सत्य रूप में बताना या सत्य होने का सुझाव देना, वह भी जो है कपट में कहलाता है। इसके साथ ही तथ्यों को सक्रिय रूप से छुपाना। यदि अनुबंध का कोई पक्षकार या एजेंट अनुबंध के संबंध में किन्हीं ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जिनकी उसे जानकारी है तथा उन पर विश्वास करता है, वह को दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से जानबूझकर छिपाता है तो उसे कपट कहा जाता है। फिर पूरा न करने के उद्देश्य से कोई वचन देना या हम कहें धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य करना जो कि राज नियम द्वारा विशेष रूप से कपट में होती है। और अंतिम हम कहें कपट महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में होना चाहिए। कपट हुआ तभी माना जाता है जबकि कपटपूर्ण रूप से कही गई अथवा कही जाने वाली बात किसी महत्वपूर्ण तथ्य को, यानी कि अनुबंध के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको छिपा रहा है। साधारण बात या विचार जिसका अनुबंध के होने या न होने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम कपटपूर्ण नहीं मान सकते हैं। Now, mere silence as to the facts likely to affect a person's willingness to enter into a contract is not fraud, unless the circumstances of the case are such that having regard to them, it is the obligation of the silent people to speak, or unless his or her silence is in itself equivalent to speech. Now we can take an example. A sell his horse to B by auction, which A knows to be unsound. Now A tells B nothing about the unsoundness of the horse. This is a fraud on the part of the A.
Now, what are the effects of the fraud? The contract arising from fraud is null contract. The misled party has the right to withdraw from the contract. Due to the fraudulent agreement, the party is responsible for recovering the damages. अब यह है कि इस कपट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि कपट की वजह से कोई भी अनुबंध है वह व्यर्थनीय हो जाता है। इट इज़ नल। जब किसी पक्षकार की सहमति कपट के आधार पर प्राप्त की जाती है तो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय हो जाता है। या हम ऐसे कहें कि जिस व्यक्ति की सहमति कपट के आधार पर प्राप्त की जाती है उसे यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो अनुबंध को वैध समझ सकता है और वह चाहे तो अनुबंध को जो है व्यर्थ भी घोषित करवा सकता है। यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है वह चाहे तो अनुबंध को ख़त्म कर सकता है, उसे व्यर्थ घोषित करवा सकता है। यह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। अब है कि कपट के आधार पर हुआ अनुबंध को पूरा करने के लिए पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार पर दबाव भी डाल सकता है। कपट के आधार पर जब कोई भी अनुबंध निरस्त किया जाता है तो दोनों पक्षकारों को प्रत्यास्थापना का अधिकार होता है। यानी कि दोनों पक्षकारों ने अनुबंध के अंतर्गत जो वस्तुएं या धनराशि प्राप्त की है वह उन्हें एक दूसरे को पुनः लौटानी होगी। यानी कि यहाँ पर प्रत्यास्थापना का सिद्धांत लागू होता है, रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत लागू होता है। अब क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है कि यदि पीड़ित जो पक्षकार है उसके साथ कपट हुआ है तो वह कपटपूर्ण अनुबंध में हुई हानि की पूर्ति की मांग कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कानून द्वारा बाध्य करके भी अपनी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। यानी पीड़ित पक्षकार को जो भी क्षति हुई है उस कपटपूर्ण अनुबंध की वजह से तो वह उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। Now, evidence of proof. In a large majority of cases, fraud cannot be proved by considerate and observable proof. It's hidden in its movement by its definition. If the evidence given in is such as lead to wrongdoing, it is therefore appropriate that fraud must have been committed. In most cases, the only tool for dealing with fraud issues is circumstances events. Circumstantial evidence, if this were not allowed, the end of justice would be constantly, if not invariably, defeated. यानी कि जो भी पीड़ित पक्षकार है उसे जो है एविडेंस है, प्रूफ है, वह देना पड़ता है, तभी जो है ये माना जाएगा कि कपट किया गया था। Simultaneously, fraud involvement is only to be blamed on a deliberate wrongdoer. As a remedy for restitution, any real damages arising from fraud can be recovered even if they could not have been reasonably foreseen, subject to be defrauded parties mitigation law. Due to contributory negligence, the penalty would not be diminished. थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट है, हमारे पार्ट 4 में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे।